हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टॉपर्स वे पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी एकदम मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि यदि आपको मतलब क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में बेहतर मार्क्स लाना है और बायोलॉजी में अधिक मार्क्स स्कोर करना है तो आप सभी को हर एक पॉइंट पे अच्छे से ध्यान देना होगा। ये नहीं कि आप सोचो कि हाँ एग्जाम के लास्ट टाइम में हम क्या करेंगे, कोई मैराथन क्लास देख लेंगे या फिर कोई भैया या कोई सर आकर के हमें कोई नोट्स दे देंगे, उससे पढ़ के हम पास हो जाएंगे और बढ़िया नंबर ला देंगे। तो ये आपकी भ्रम है, ठीक है। अगर आप बोर्ड एग्जाम में अधिक मार्क्स लाना चाहते हो और अधिक क्या करते हो, अधिक स्कोर करना चाहते हो तो आपको डे 1 से, ठीक है, डे 1 से आपको मेहनत करना होगा और लगातार कंसिस्टेंट रूप से मेहनत करते हो तो आप बोर्ड एग्जाम में बेहतर नंबर लाओगे। और अभी जो मेहनत करोगे ये आपके अंदर डिसिप्लिन क्या होता है, बिल्ड करेगा। और ये डिसिप्लिन जो आपके अंदर एक बार बन गया ये आगे आपके फर्दर स्टडीज में भी हेल्प करेगा। इसलिए आप सभी अभी से एकदम अपना नियम कानून बना लीजिए और क्या करिए, डेली उस स्ट्रैटेजी के साथ फॉलो करिए। बहुत जल्द हम एक वीडियो लाने वाले हैं कि क्लास 12th की तैयारी हम कैसे शुरू करें और साल भर कैसे पढ़ें। तो बहुत जल्द इस चैनल पर ही हम वीडियो लाने वाले हैं, आप लोग उसको जरूर देखिएगा। आप लोग जानते हो कि हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक क्लास ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, चाहे बेसिक टर्म्स ऑफ बायोलॉजी, और उसके अंतर्गत हम लोग 6-7 क्लास अभी तक कर चुके हैं। आज की क्लास में हमें पढ़ना है सेल डिवीजन के बारे में, ठीक है, कि सेल डिवीजन क्या है, ये कितने प्रकार के होता है, इसके बारे में, इन सभी चीजों के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, कैसे ये होता है, ठीक है। पिछले क्लास में आप लोगों ने क्रोमोसोम के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो क्रोमोसोम क्या होता है कि कोई भी एक कोशिका है, जैसे कि मान लो ये क्या है, एक कोशिका है और इस कोशिका के अंदर क्या होगा इस कोशिका के अंदर केंद्रक होता है और केंद्रक के अंदर क्या पाए जाते हैं, केंद्रक के अंदर क्रोमैटिन पाया जाता है, ठीक। तो और उसके बाद आप लोग जाने कि ये क्रोमैटिन क्या होता है, किसी कोशिका में क्या होता है, अगर जोड़े में होता है तो उस कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं, द्विगुणित, और किसी कोशिका में यदि ये सिंगल पेयर में पाया जाए तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, अगुणित कहते हैं, ठीक है। अब ये जो कोशिका है ये अपने आकार को बढ़ाना चाहती है, किसी भी चीज को मान लो विकसित करना चाहती है तो इसको क्या करना पड़ेगा, अपनी संख्या में बढ़ाना चाहे तो इसको क्या करना पड़ेगा, अपने में विभाजन करना पड़ेगा, अर्थात कोशिका विभाजन करना पड़ेगा, सेल डिवीजन करना पड़ेगा। तो सेल डिवीजन क्या है, ये क्यों आवश्यक है, कैसे होता है, आज हम लोग इन्हीं सब चीजों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ऐसे सेल डिवीजन तो क्लास 11th में आप लोग पढ़े होंगे, मैं भी ऑफलाइन क्लास में सेल डिवीजन के बारे में पढ़ाया था, लगभग 1 महीना क्लास चलता है। लेकिन ये बेसिक क्लास है हमारा, तो इसमें हम लोग ज्यादा नहीं, बस थोड़े बहुत बेसिक टर्म्स के बारे में जान लेंगे कि सेल डिवीजन है क्या। कि हम क्लास 12th के चैप्टर 1, 2, 3 पढ़े तो उसमें हमें कहीं ये दिक्कत ना हो, जब हम कोशिका विभाजन शब्द यूज करें तो आपको कहीं दिक्कत ना हो कि ये सेल डिवीजन चाहे कोशिका विभाजन कौन सी बला है, ठीक है। तो आप सब ये क्लास करे रहिएगा तो आपको क्लास 12th के सिलेबस को पढ़ने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। चलिए हम लोग जानते हैं कोशिका विभाजन क्या है, ये कैसे होता है। देखिए आप लोग देख रहे हो कि यहां पर एक कोशिका है, ठीक है, ये क्या है, एक कोशिका है। ये अपनी संरचना में थोड़ा बहुत चेंज की, इसके अंदर देखो ये क्या है, आपके केंद्रक की संरचना में थोड़ा बहुत चेंज की। फिर यहां पर भी क्या देख रहे हो कि ये केंद्रक अब क्या हुए हैं, थोड़ा बहुत टूट गए हैं, अलग अलग हो गए हैं, इसके गुणसूत्र क्या हुआ है, अलग अलग हो गया है। और उसके बाद क्या हुआ, ये जो अपनी संरचना इसके देख रहे हो, ये क्या हो रहे हैं, लगभग लगभग अपने आप को 2 भागों में बांट ली है और उसके बाद टूट करके यहाँ पे क्या कर लेती है, एक ये कोशिका और एक यहाँ पर 2 कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है। तो यहाँ पे क्या था, एक सिंगल सेल थी, ये धीरे धीरे अपने अंदर परिवर्तन करी और परिवर्तन करके 2 कोशिका बनाई। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे कि एक कोशिका विभाजित होकर के 2 कोशिकाएं या 4 कोशिकाओं को बना दे। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन अर्थात सेल डिवीजन कहते हैं, ठीक है। होता कैसे है, तो देखो सबसे पहले कोई भी एक कोशिका हम लोग लेते हैं, जैसे कि मान लो एक कोशिका है, ठीक है, और जिस कोशिका में कोशिका विभाजन होता है उस कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं, पेरेंट सेल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग, पेरेंट्स सेल कहेंगे हम। और ये जब कोशिका अपने अंदर विभाजन करने की प्रक्रिया शुरू करेगी तो इसमें क्या होगा, ये पेरेंट सेल विभाजन करेगी तो पहले सबसे पहले क्या करेगा, ये कोशिका अपने अंदर इसका ये जो पहले एक केंद्रक था इसको विभाजित करके 2 केंद्रक बना देगी। ये विभाजित करके क्या करेगी, 2 केंद्रक बनाएगी। ये सब इसके क्या है, कोशिका द्रव इसमें भरे हुए हैं। तो कोशिका विभाजन जब भी होगा कोशिका के अंदर सबसे पहले क्या होगा, कोशिका अपनी थोड़ा सा आकार बढ़ाती है और उसमें अपने केंद्रक को 2 भागों में विभाजित करती है। जब 2 भागों में केंद्रक को विभाजित कर देगी तब क्या करेगी ये कोशिका कि इसके अंदर ये जो कोशिका द्रव्य भरा हुआ है इसको भी 2 भागों में तोड़ देती है। तब ये क्या करेगी, अपने कोशिका द्रव को 2 भागों में तोड़ देगी और यहाँ पे एक कोशिका बना देगी और एक कोशिका यहाँ पे बना देगी, ठीक है। और इसी प्रकार क्या होता है, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। अब देखो इसका नामकरण, इसकी अवस्थाएं होती हैं कुछ, जैसे कि मान लो
ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे पेरेंट सेल है, ये अपने केंद्रक को दो भागों में बांटा ना, तो केंद्रक को दो भागों में बांटता है तो उसे हम लोग कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियो क्या कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं केंद्रक विभाजन, ठीक है, केंद्रक विभाजन। और उसके बाद जब केंद्रक विभाजन हो जाता है तो ये कोशिका क्या करती है, अपने कोशिका द्रव्य को दो भागों में बांटती है। तो जब कोशिका अपने कोशिका द्रव्य को दो भागों में बांटे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको कहेंगे कोशिका द्रव्य विभाजन। क्या कहेंगे, कोशिका द्रव्य विभाजन, ठीक है। और कोशिका द्रव्य विभाजन को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हो कि किसी भी कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव्य होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। और जब साइटोप्लाज्म का विभाजन होगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। जब किसी भी कोशिका में उसके केंद्रक का विभाजन हो दो भागों में तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, उसको हम लोग कहेंगे कैरियोकाइनेसिस। और जब कैरियोकाइनेसिस अर्थात केंद्रक का विभाजन हो जाएगा तो कोशिका अपने कोशिका द्रव्य को दो भागों में बांट के दो अलग अलग कोशिकाओं को बनाएगी, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम लोग साइटोकाइनेसिस। और हिंदी में क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य विभाजन, ठीक है। इस डायग्राम को आप लोग बनाना चाहो तो बना सकते हो। ऊपर लिखना आप लोग हेडिंग बनाना कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, और उसमें दिखाना कि एक ये कोशिका है, इस कोशिका का नाम क्या है जिसमें कोशिका विभाजन हो रहा है, उस कोशिका का नाम है पेरेंट सेल। हम लोग इसको जनन कोशिका भी, चाहे जनक कोशिका भी कह सकते हैं, जनक कोशिका, ठीक है। और जनक कोशिका अपनी आकार संरचना में वृद्धि करेगी और फिर क्या करेगी, अपने केंद्रक को दो भागों में विभाजित करेगी। और केंद्रक को दो भागों में बंटने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, केंद्रक विभाजन या कैरियोकाइनेसिस। जब केंद्रक बढ़ जाएगा तो उसके बाद इसके अंदर का कोशिका द्रव्य भी दो भागों में बटेगा और उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग साइटोकाइनेसिस कहेंगे, ठीक है। उसको क्या कहेंगे हम लोग, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि किसी भी कोशिका का विभाजन कितने चरणों में होता है, तो दो चरणों में। पहला चरण इसका क्या है, पहला चरण है इसका केंद्रक का विभाजन। और जब केंद्रक का विभाजन हो जाता है तो उसमें क्या होता है, उसके कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। यहां पर भी आप देखोगे तो क्या देखोगे कि इसमें भी मुख्य रूप से दो चीजें हो रही हैं। पहला चीज क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखो, ये एक कोशिका है, ये अपने क्या कर रही है, केंद्रक में परिवर्तन कर रही है ना। देखो यहाँ पे ये कोशिका है नॉर्मल इसका केंद्रक आपको यहाँ पे गोल दिखाई दे रहा है, लेकिन अब देखो यहाँ पे इसका केंद्रक क्या हुआ है, केंद्रक के अंदर किसके जो गुणसूत्र है सब क्या हुए हैं, धीरे धीरे अपनी संरचना को चेंज कर लिए हैं। यहाँ पे और इसकी संरचना चेंज हो गई है और ये जितने गुणसूत्र हैं सब लगभग अलग अलग होने लगे हैं। तो यहां से लेकर के यहां तक की ये जो संरचना है, यहां से लेकर के यहां तक की ये जो संरचना है, और इसके आगे ये भी दो भागों में केंद्रक बट जाता है, ठीक है। तो यहां से यहां तक की संरचना को हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम लोग केंद्रक विभाजन, ठीक है। और जब केंद्रक विभाजन हो जाएगा तब क्या होता है, इसका यहाँ पे देख रहे हो ना कि कोशिका द्रव्य, कुछ कोशिका द्रव्य इधर है, कुछ कोशिका द्रव्य इधर है, और उसके बाद यहाँ पे दो कोशिकाएं बनी है। तो जब ये कोशिका द्रव्य दो भागों में बढ़ता है तो यहां से लेके ये पूरा संरचना क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा कोशिका द्रव्य विभाजन, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, कोशिका द्रव्य विभाजन। इंग्लिश यहाँ पे लिखा हुआ है साइटोकाइनेसिस। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। देखो ऐसे आप देखोगे कि ये जो केंद्रक विभाजन होता है इसके भी बहुत सारी अवस्थाएं होती है, जैसे कि प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, एनाफेज होता है। तो ये सभी क्लास 11 के टॉपिक है, उतना हमें 12th में काम ये नहीं आएगा, इसलिए उतना हम डिटेल में चर्चा नहीं कर रहे हैं। ऐसे अगर आपसे पूछे कि केंद्रक विभाजन में मतलब क्या क्या होता है तो आप बता सकते हो, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये सभी केंद्रक विभाजन की क्या है, अवस्थाएं हैं। चलो, इसमें आपको कोई दिक्कत, उम्मीद करता हूं नहीं दिक्कत होगा, लेकिन अगर दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, हम अगले वीडियो में इसको और क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलो अब आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो कोशिका विभाजन है ये कितने प्रकार से होता है, ठीक है। एक सेकंड। तो ये जो कोशिका विभाजन है ये मुख्य रूप से ये कोशिका विभाजन जो आप यहां देख रहे हो ये मुख्य रूप से कितने प्रकार से होता है, कोशिका विभाजन दो प्रकार से होता है, ठीक है। एक होता है समसूत्री कोशिका विभाजन और एक होता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। लेकिन उसको जानने से पहले आप लोग ये जानो कि कोशिका विभाजन की आखिर आवश्यकता क्या पड़ती है, क्यों जरूरी है कोशिका विभाजन करना, ठीक है। तो आप लोग जानते हो कि मान लो कि यहां पर ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये एक कोई व्यक्ति है, इसका नाम हम लोग क्या रख लिया जाए, मान लो ये जो व्यक्ति है इसका नाम है चंपकलाल, ठीक है। ये एक व्यक्ति है जिसका नाम चंपकलाल है। अगर ये चाहता है कि इसका शरीर क्या हो, बड़ा हो,
तो इसका शरीर बड़ा होने के लिए क्या करेगा, ये भोजन ग्रहण करेगा। ठीक है, तो क्या सिर्फ भोजन कर लेने से इसका शरीर बड़ा हो जाएगा? नहीं होगा। इसका शरीर कब बड़ा होगा, जब ये भोजन करे और इसकी कोशिकाएं में भी क्या हो, कोशिका विभाजन की क्रिया हो, जिससे क्या हो, इसके शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं बनेंगी, तभी ना इससे वृद्धि होगा। तो यदि चंपकलाल ये जो व्यक्ति है ये चाहता है कि इसके शरीर का वृद्धि हो, क्या हो, इसके शरीर का वृद्धि हो, तो इसके शरीर में क्या करना पड़ेगा, कोशिका विभाजन करवाना पड़ेगा। ठीक है, कोशिका विभाजन करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका विभाजन की क्या आवश्यकता है, तो हम लोग बताएंगे किसी भी सजीव के शरीर के वृद्धि के लिए कोशिका विभाजन आवश्यक है। ठीक है, चलो इसके अलावा क्या इसके मतलब आवश्यकता हो सकता है। मान लो कि ये जो व्यक्ति है, यही चंपकलाल, ये चाहे कि हम अपने जैसे एक दूसरे व्यक्ति का निर्माण करें, तो उसके लिए भी क्या जरूरी है, कोशिका विभाजन जरूरी है। क्योंकि अगर इसके अंदर कोशिका विभाजन नहीं होगा, तो आप लोग को हम बताए थे पिछले क्लास में कि हमारे अंदर जो जर्म सेल होती है वो कोशिका विभाजन करके क्या बनाती है, गैमेट्स यानी कि युग्मक बनाती है। तो जब तक इस व्यक्ति के अंदर कोशिका विभाजन नहीं होगा, अर्थात इसके जर्म सेल, इस व्यक्ति के जो जर्म सेल हैं वो अर्धसूत्री विभाजन करके गैमेट नहीं बनाएंगे, यानी कि युग्मक नहीं बनाएंगे, तब तक क्या नए व्यक्ति का जन्म हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो पहला कार्य तो हम लोग क्या बताएंगे कि जीवों के शरीर की वृद्धि के लिए कोशिका विभाजन आवश्यक है। दूसरा कोशिका विभाजन की आवश्यकता हम लोग क्या बताएंगे, दूसरा हम बताएंगे कि नए जीवों के क्या हो, नए जीवों के उत्पत्ति के लिए भी कोशिका विभाजन आवश्यक है। ठीक है, कोशिका विभाजन आवश्यक है। ठीक है, आवश्यक है। तो दो कार्य हम लोग देखें कोशिका विभाजन की। पहली क्या, शरीर के वृद्धि के लिए कोशिका विभाजन आवश्यक है, और दूसरा कार्य क्या है कि नए जीवों की उत्पत्ति के लिए भी कोशिका विभाजन आवश्यक है। ठीक है, क्या बस यही दो कार्य हैं, इसके अलावा नहीं है? इसके अलावा भी कार्य हैं। जैसे कि मान लो कि यही जो ये व्यक्ति आप देख रहे हो, ये कहीं जा रहा है, किसी से मान लो ये झगड़ा कर लिया, और इसके क्या हुए, झगड़ा में हाथ पैर कहीं से फट गए। मान लो ये हाथ इसका क्या हुआ, फट गया। अब यहाँ की ये जो इसकी कोशिकाएं हैं, ये मसल्स है, ये तो मान लो फट जाएगा तो क्या होगा, टूट फूट जाएगा। अब इसकी मरम्मत यदि हमें करना है, तो मरम्मत के लिए क्या चाहिए, नए कोशिकाएं हमें चाहिए। और नए कोशिकाएं कब बनेंगी, जब कोशिका विभाजन होगा तब बनेंगी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका तीसरा कार्य कि शरीर के टूटे फूटे अंगों के मरम्मत के लिए भी क्या चाहिए, कोशिका विभाजन आवश्यक है। हम लोग लिख सकते हैं ना कि शरीर के मरम्मत के लिए भी कोशिका विभाजन आवश्यक है। कोशिका विभाजन आवश्यक है। ठीक है, आवश्यक है। ठीक है, तो यहां से आप इन चीजों को लिख सकते हो। बस तीन चीजें बता सकते हो कि आपसे पूछा जाए कि कोशिका विभाजन की आवश्यकता क्या है, तो हम लोग बताएंगे कि जीवों के वृद्धि के लिए कोशिका विभाजन आवश्यक है। दूसरा चीज क्या बताएंगे कि नए जीवों की उत्पत्ति के लिए भी कोशिका विभाजन आवश्यक है। और तीसरा चीज क्या बताएंगे कि शरीर के मरम्मत के लिए भी कोशिका विभाजन आवश्यक है। तो इन तीनों पॉइंट्स को आप लोग लिख लीजिएगा, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख करके अच्छे से प्रॉपर नोट बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके आगे जानते हैं। आगे हमें क्या जानना है, अगला पार्ट हमारा जो है वो है, देखो वही चीजें है यहाँ पे कि कोशिका विभाजन की आवश्यकता क्या है, तो वृद्धि के लिए, जनन के लिए और मरम्मत के लिए कोशिका विभाजन आवश्यक है। ठीक है, आगे अब हमें जानना है कि कोशिका विभाजन के प्रकार के बारे में जानना है। ठीक है, तो कोशिका विभाजन जो होता है किसी भी जीव में, जब कोशिका विभाजन होता है तो क्या होता है, इसके मुख्य रूप से प्रकार दो ही होते हैं। या तो उस व्यक्ति में क्या होगा, समसूत्री कोशिका विभाजन होगा, या फिर उसमें क्या होगा, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होगा, या फिर दोनों होगा। ठीक है, लेकिन एक कोशिका में मुख्य रूप से हम देखते हैं कि या तो समसूत्री होगा, नहीं तो अर्धसूत्री होगा। एक जीव में भले ये दोनों हो सकता है, लेकिन एक कोशिका में दोनों में से कोई एक ही होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप लोग जानते हैं दोनों के बारे में कि ये दोनों क्या बला है, क्या है ये, इसके बारे में आइए समझते हैं। देखिए नाम क्या है इसका, समसूत्री कोशिका विभाजन। इसमें लगा हुआ क्या है, सम और सूत्री कोशिका विभाजन। इंग्लिश क्या होता है, माइटोसिस होता है। ठीक है, अब ये क्या होता है आओ समझो। यहाँ पे अगर देखो ये एक मान लेते हैं हम लोग की क्या है, एक कोई कोशिका है। ठीक है, और इस कोशिका में अगर कोशिका विभाजन हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये कौन सी कोशिका है, ये जनन कोशिका है, मतलब जनक कोशिका यानी पेरेंट सेल है। हिंदी इसका क्या होगा, जनक कोशिका।
या इसको हम लोग मातृ कोशिका भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इस कोशिका में अगर क्या हो, समसूत्री कोशिका विभाजन हो, तो इसमें क्या होगा, समसूत्री कोशिका विभाजन होगा तो आप लोग जानते हो कि ये कोशिका क्या करेगी, अपने केंद्रक को दो भागों में पहले तोड़ेगी। तो एक केंद्रक इधर और एक केंद्रक इधर, दो भागों में केंद्रक के टूटने की प्रक्रिया को आप लोग जानते हो क्या कहा जाता है, बोलो क्या कहा जाता है। तो उसको हम लोग कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। उसको हम लोग क्या कहेंगे, कैरियोकाइनेसिस कहेंगे। ठीक है, और कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, किसी भी कोशिका का क्या होता है, केंद्रक दो भागों में टूट जाता है। ठीक है, अब जब इसके अंदर केंद्रक दो भागों में टूटा तो बताओ, जब इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन होगा तो नई कितनी कोशिकाओं का निर्माण होगा। तो इसमें जब भी कोशिका विभाजन समसूत्री होगा तो इससे क्या होगा, विभाजित होकर के दो कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है, एक कोशिका ये हुई और एक कोशिका ये हुई। ठीक है, ये दो कोशिकाएं इसके अंदर बनेंगी और इसके अंदर भी इसका कोशिका द्रव्य भरा हुआ रहेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि समसूत्री कोशिका विभाजन वैसा कोशिका विभाजन है जिसमें एक कोशिका अपने केंद्रक को और अपने कोशिका द्रव्य को विभाजित करके कितनी कोशिकाएं बनाती है, दो कोशिकाओं को बनाती है। ठीक है, तो इस प्रकार के कोशिका विभाजन को हम लोग क्या कहते हैं, समसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि वैसा कोशिका विभाजन जिसमें एक कोशिका अपने केंद्रक तथा अपने कोशिका द्रव्य को विभाजित करके दो कोशिकाओं का निर्माण करे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, समसूत्री कोशिका विभाजन। ठीक, अब क्या सिर्फ इतना ही इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि और इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। तो इसकी विशेषता क्या होती है, नाम से ही मालूम चला। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना समसूत्री, समसूत्री का मतलब क्या हुआ कि ये जो पहले कोशिका थी विभाजित होने के बाद जो दो नई कोशिकाएं बनेंगी वो भी क्या होंगी, बिल्कुल इसके समान होंगी। कैसे समान होंगी भैया, तो देखो ये जो आपका क्या है पेरेंट सेल है इसमें गुणसूत्रों की संख्या अगर मान लो 46 है तो ये जब कोशिका विभाजन कर देगा ना तो ये दोनों कोशिकाओं में ऐसे, अगर देखो किसी व्यक्ति के पास मान लो 46 रुपया है तो मान लो उसको दो भागों में बांटना है तो क्या करेगा, 23-23 भागों में बांट देगा। ये नॉर्मल मैथ है, लेकिन बायोलॉजी का भी एक मैथ होता है। बायोलॉजी क्या कहता है कि नहीं, इसके पास अगर 46 क्रोमोसोम है और इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन हुआ है तो ये जो दो नई कोशिकाएं बनेंगी इस दोनों में भी गुणसूत्रों की संख्या क्या होंगी, 46 ही होंगे। ठीक है, इसमें 46 ही होंगे। तो इसीलिए इसका नाम क्या है, समसूत्री कोशिका विभाजन, क्योंकि कोशिका विभाजन होने के बाद भी इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, समान होती है। यहाँ पे पहले गुणसूत्र कितने थे, 46 थे। जब इसको दो भागों में बांटा गया तो दोनों कोशिकाओं में क्या हुआ, गुणसूत्रों की संख्या बराबर हुई। तो जब क्या हो, किसी कोशिका में कोशिका विभाजन हो और उसके जो नई कोशिकाएं बने उसमें गुणसूत्रों की संख्या बराबर हो, किसके, इस कोशिका के पेरेंट सेल के बराबर हो, तो इस प्रकार के कोशिका विभाजन को हम लोग क्या कहेंगे, समसूत्री कोशिका विभाजन कहेंगे। ठीक है, पूछा जाता है कि समसूत्री कोशिका विभाजन किसमें होता है तो समसूत्री कोशिका विभाजन मुख्य रूप से किसमें होता है, यह होता है हमारे जो क्या है, सोमैटिक सेल है। ठीक है, सोमैटिक सेल हमारी जो है उसमें क्या होता है, समसूत्री कोशिका विभाजन। अब सोमैटिक सेल क्या होता है भैया, तो आपको बताए थे बेसिक क्लास में कि सोमैटिक सेल वैसी कोशिकाएं हैं जिससे क्या होता है, हमारे शरीर के अंगों का निर्माण होता है, हमारे शरीर का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, सोमैटिक सेल। तो पूछा जाए मनुष्य की अगर हमें यहाँ से कोशिका निकालें तो इस कोशिका को हम लोग क्या कहेंगे, इस कोशिका को भी क्या कहेंगे, सोमैटिक सेल कहेंगे। और इस सोमैटिक सेल में कौन सा कोशिका विभाजन होगा, तो समसूत्री कोशिका विभाजन होगा। ठीक है, अच्छा चलो, क्या सिर्फ सोमैटिक सेलों में ही कोशिका विभाजन समसूत्री होता है, तो इसमें तो होता ही है। इसके अलावा एक और कोशिका है जिसका नाम क्या है, बोलो, एक कोशिका है जिसे हम लोग कहते हैं जर्म सेल। ठीक है, जर्म सेल में भी क्या होता है, समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। आपको कल ही हम बताए थे। अब इसमें अधिकांश लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जर्म सेल का मतलब तो जनन कोशिका हुआ और जनन कोशिका में से युग्मक बनते हैं, तो इसमें तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होना चाहिए ना, लेकिन नहीं। जर्म सेल में क्या होता है, जर्म सेल में आपका समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। ठीक है, और इससे जो युग्मक बनते हैं ना, तो युग्मकों के निर्माण में क्या होता है, उसमें आपका अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। कंफ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है, तो चलो आपसे पूछा जाए कि समसूत्री कोशिका विभाजन किसमें होता है, तो सोमैटिक सेल में होगा और जर्म सेल दोनों में होगा। ठीक है, इसमें होता क्या है, तो एक कोशिका विभाजित होकर के कितनी नई कोशिकाओं को बनाती है, दो नए कोशिकाओं को बनाती है। और दोनों कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या आधी हो जाती है या बराबर रहती है, तो हम लोग बताएंगे कि दोनों कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या बराबर ही रहती है। ठीक है, वो आधी नहीं होती है। चलो, ये तो आपको आशा करता हूं कि समसूत्री कोशिका विभाजन समझ में आ गया होगा।
अब हम लोग जानते हैं कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन क्या है, ठीक है, अर्थात मियोसिस क्या है। तो मियोसिस देखो यहां पे नाम आप देख रहे हो ना, अर्धसूत्री, वहां था समसूत्री, मतलब गुणसूत्रों की संख्या समान रहेगी तो उसे हम लोग कहेंगे समसूत्री कोशिका विभाजन। लेकिन यदि कोशिका विभाजन हो और गुणसूत्रों की संख्या क्या हो, अर्धसूत्री में आधी हो जाए, तो इस प्रकार के कोशिका विभाजन को हम लोग क्या कहेंगे, इस प्रकार के कोशिका विभाजन को अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहेंगे। इसमें क्या होता है, तो देखिए इसमें मुख्य रूप से एक यहाँ पे देखो ये पेरेंट सेल एक है, ये क्या करेगी, सेम प्रक्रिया करेगी, कैरियोकाइनेसिस करेगी और कैरियोकाइनेसिस करके अपने केंद्रक को दो भागों में तोड़ेगी, ठीक है। और फिर इससे क्या होगी, इसमें क्या होगा, इससे अंतिम रूप में मतलब मुख्य रूप से कितने कोशिकाएं बनती है, 4 कोशिकाएं बनती हैं, ठीक है। और 4 ये जो कोशिकाएं बनेंगी ना, इन चारों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, इसके आधा होगी। अगर मान लो इसके पास 46 गुणसूत्र हैं तो चारों के पास कितने गुणसूत्र होंगे, तो चारों के पास 23, 23, 23 और 23 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। ये चारों के पास क्या होता है, 23 गुणसूत्र होता है, ठीक है। यहां पे ये क्या कर लेती है, 2 कोशिकाएं केंद्र को तोड़ के बनाएगी और इससे फिर ये 2 बनते हैं, ठीक है। चलो, तो आपसे पूछा जाए कि समसूत्री कोशिका विभाजन में कितनी कोशिकाएं बनती हैं, तो यहां देख रहे हो कि इसमें मुख्य रूप से एक यहां पे और एक यहां पे 2 कोशिकाएं बनती हैं। लेकिन अर्धसूत्री में कितनी कोशिकाएं बन रही है, 1, 2, 3 और 4। समसूत्री में जितनी कोशिकाएं बन रही हैं सब में गुणसूत्रों की संख्या समान रह रही है, लेकिन अर्धसूत्री में पहली जो कोशिका थी इसमें 46 गुणसूत्र थे, लेकिन ये विभाजित होकर के बनाई कितने, 1, 2, 3, 4, और ये चारों कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, 46 वाली कोशिका के आधी होंगी, यानी तीनों में क्या होगा, 23 गुणसूत्र होंगे, ठीक है। अच्छा, समसूत्री कोशिका विभाजन किसमें हो रहा था, सोमैटिक सेल में और जर्म सेल में। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन किसमें होगा, तो ये मुख्य रूप से युग्मकों के निर्माण में होता है, ठीक है, ये युग्मकों के बनने में होता है, ठीक। कोई दिक्कत, उम्मीद करता हूं आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब बात आता है कि इसको हम लोग लिखे कैसे, समझने के लिए तो हम लोग समझ लिए, तो लिखने के लिए हम लोग सेम चीज को यहां से लिख सकते हैं, ठीक है। लिखेंगे हम लोग क्या, समसूत्री कोशिका विभाजन अर्थात माइटोसिस। और माइटोसिस में क्या इसकी परिभाषा लिखेंगे, तो इसकी हम लोग परिभाषा लिखेंगे कि यह कोशिका विभाजन का वह प्रकार है जिसमें एक जनक कोशिका विभाजित होकर 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है। यहां से आप लोग इस चीज को लिख सकते हो। अगला पॉइंट, इसकी विशेषता क्या लिखेंगे कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, जनक कोशिका के समान रहती है, समान रहती है, इसलिए ये क्या है, समसूत्री कोशिका विभाजन है, ठीक है। और ये होता किसमें है, तो यह मुख्य रूप से क्या होता है, सोमैटिक सेल जो होते हैं यानी देही कोशिका जो होती है उसमें पाया जाता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, तो यह मुख्य रूप से वृद्धि में, भ्रूण के विकास में तथा ऊतकों के मरम्मत में सहायक होता है, ठीक है। तो यहां से आप समसूत्री कोशिका विभाजन के बारे में लिख सकते हो क्या, कि एक कोशिका विभाजित होकर के कितनी कोशिकाएं बनाएंगी, 2 कोशिकाएं बनाएंगी। उससे पहले इसमें क्या होगा, तो उससे पहले इसमें केंद्रक विभाजित होगा। केंद्रक विभाजन को कैरियोकाइनेसिस कहेंगे और कोशिकाओं के विभाजन को क्या कहेंगे, साइटोकाइनेसिस कहेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिएगा। चलिए, अब अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के बारे में भी यहाँ पे लिख लिया जाए। तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के बारे में हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसमें हम लोग मुख्य रूप से ये चीजें लिखेंगे कि यह कोशिका विभाजन वह प्रकार है जिसमें एक जनक कोशिका विभाजित होकर के कितने, तो ये विभाजित होकर के 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है, ठीक है। तो इस प्रकार के कोशिका विभाजन को अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहा जाता है। अच्छा, ठीक है, ये जो 4 कोशिकाएं बनेंगी इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या जनक कोशिका के समान होता है या आधा होता है, तो हम लोग बताएंगे इसमें गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका की आधी होती है, ठीक है। और उसके अलावा क्या लिख सकते हैं कि यह किसमें होता है, यह जनन कोशिका, मतलब इसमें जनन कोशिकाओं में क्या होगा, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होगा और उसके बाद बनेंगे क्या, युग्मक बनेंगे, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा। चलो, यह क्या होगा, केवल युग्मकों के निर्माण में सहायता करती है, ठीक है, मतलब जनन कोशिकाओं में ये होगा, उसके बाद बनता क्या है, आपके युग्मक बनते हैं, कोई दिक्कत। चलो, अब प्रश्न आता है कि युग्मक जब यहाँ पे बने हैं तो युग्मक किससे बने हैं, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से। तो ये युग्मक कैसे होंगे, अगुणित होंगे या द्विगुणित। कल के क्लास में ही आपको बताया था मैं कि जितने भी युग्मक होते हैं वो सब के सब कैसे होते हैं, तो एन होते हैं, और एन का मतलब क्या हुआ कि वो अगुणित होते हैं, ठीक है, ठीक है। पूछा जाए
युग्मकों का निर्माण किससे होता है? तो युग्मकों का निर्माण किससे होता है? जनन कोशिका से होता है। ठीक है, जनन कोशिका से होता है। अब आपसे पूछा जाए कि जनन कोशिका जो होगी वो अगुणित होगी या द्विगुणित, तो जनन कोशिका कैसी होती है? 2n होती है, अर्थात ये कैसी होगी? द्विगुणित होगी। ठीक है, जनन कोशिका कैसी होगी? द्विगुणित होगी। चलो ठीक है, अब यहाँ पे आप एक नाम सुन रहे हो, युग्मक। तो आइए जानते हैं हम लोग कि युग्मक क्या है। ठीक है, और युग्मक को पढ़ के इस क्लास को हम लोग खत्म करेंगे। देखिए युग्मक क्या है, तो युग्मक के बारे में हम लोग मुख्य रूप से लिख सकते हैं कि अगुणित जनन कोशिकाओं को ही हम लोग क्या कहते हैं? युग्मक कहते हैं। यानी जनन कोशिका में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होगा और उससे जो नया स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? युग्मक कहते हैं। यह प्रायः कैसे होते हैं? तो यह अगुणित होते हैं, अर्थात इसको हम लोग n से सूचित करते हैं। और युग्मक जो होते हैं ये क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। अगर वो कोई व्यक्ति मान लो नर है तो उसमें जो युग्मक बनेगा वो क्या होगा? वो होगा नर युग्मक। ठीक है, और यदि कोई व्यक्ति मान लो वो महिला है तो उसमें जो युग्मक होगा वो क्या होगा? वो होगा मादा युग्मक। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत होना चाहिए। ठीक है, अगर जंतुओं में पूछा जाए आपसे कि जंतुओं में जो नर युग्मक होते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो जंतुओं के नर युग्मक को हम लोग क्या कहते हैं? शुक्राणु यानी कि स्पर्म कहते हैं। और पूछा जाए कि पौधों में नर युग्मक को क्या कहा जाता है, तो पौधों में नर युग्मक को हम लोग लघु बीजाणु कहते हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोर कहते हैं। वैसे ही आपसे पूछा जाए कि मादा युग्मक जो क्या होता है, जंतुओं में होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं। और पौधों में मादा युग्मक को क्या कहा जाता है, तो उसको गुरु बीजाणु कहते हैं। अब ये लघु बीजाणु गुरु बीजाणु क्या है, क्लास 12 चैप्टर 2 में हम आपको बताएंगे। बस ये जानो कि जैसे मनुष्य में नर युग्मक होता है ना, वैसे ही फूलों में भी नर युग्मक होता है। और फूलों के नर युग्मक को क्या कहेंगे? हम लोग कहते हैं लघु बीजाणु। और फूलों के मादा युग्मक को क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु। ठीक है, तो युग्मक क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, पौधों में और जंतुओं में युग्मक कौन कौन से हैं, इसको आज हम लोगों ने पढ़ा। और कोशिका विभाजन के कुछ चरणों के बारे में जाना और इसकी कुछ विशेषताएं आज हम लोग आज के क्लास में पढ़े। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको बोला ही हूं कि 300 चैनल पर सब्सक्राइबर हो जाएगा तो मैं चैप्टर 1 स्टार्ट कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।